8 गलत। 8 गलत है, बाकी सब सही है। यस सर। सर ठीक है, तो जो डाउट है डाउट पर डिस्कस कर लेते हैं जो टेस्ट में था। ठीक है, तो तुम लोगों ने किया होगा ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन इन द रिएक्शन I2 + 5Cl2 + 6H2, है ना। इसका इक्विवेलेंट कितना आया था बेटा? m/10 आ रहा था सबका। कैसे निकालोगे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट? जैसे यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा बेटा? 0। यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। तो आयोडीन में चेंज निकालोगे तो एक आयोडीन में 5 यूनिट का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आयोडीन है ना, तो 2 आयोडीन में कितना चेंज होगा बेटा? 5 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयोडीन बेटा, आयोडीन में चेंज कितना आ रहा है? 10 का। तो n फैक्टर कितना होगा? n फैक्टर = 5 × 2 = 10। तो इक्विवेलेंट मास = मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर होता है। सो इक्विवेलेंट मास = मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर 10। तो आंसर हो जाएगा m/10। तो ये तो सबका सही हुआ होगा ना? यस सर। अब 27 क्वेश्चन नंबर 27 किसी को डाउट है बेटा? y ग्राम ऑफ मेटल गेव x ग्राम ऑफ मेटल गेव y ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, hence इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज। देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो मेटल है दिया गया है x ग्राम। x ग्राम क्या है बेटा? x ग्राम है मेटल। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन = मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड माइनस मेटल, ये होगा मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो मेटल ऑक्साइड का मास है y ग्राम और मेटल का मास है x ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? y - x, है ना। तो y - x ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, y - x ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ x ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, हेंस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो होता है बेटा इक्विवेलेंट मास। 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मेटल रिएक्ट करेगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ, है ना, x डिवाइड बाई y - x मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक बेटा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्साइड इज y - x, hence 8 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ दिस मच ऑफ मेटल। ये हो जाएगा, तो आंसर इसका ही पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 28, a gaseous mixture contains 50% helium and 50% methane by volume. What is the percentage by mass of methane in the mixture? ठीक है, तो यहाँ पर हीलियम दिया गया है, हीलियम = 50%, और मीथेन, मीथेन कितना दिया गया बेटा? मीथेन भी दिया गया है 50% बाई मास, है ना। तो यहाँ पर बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम का परसेंटेज दिया गया है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक बेटा, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होगा। यस। हाँ, तो यह अवगाद्रो ने पढ़ा होगा, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं जो मोल्स है यहाँ पर 1 मोल इसका 1 मोल इसका, क्योंकि यहाँ पर देखो वॉल्यूम तो सेम है तो मोल परसेंटेज भी सेम होगा। तो 1 मोल हीलियम का मास कितना होगा बेटा? 4 होगा, है ना। 1 मोल मीथेन का मास कितना होगा बेटा? 16। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ मीथेन पूछ रहा है, तो मास परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ मीथेन डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, सो परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन कितना होगा? 16 डिवाइड बाय 16 + 4। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो कितना परसेंटेज? इसको मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आ जाएगा कितना आ रहा है? 80% आ रहा है ना, 80%। ठीक है, 80.3 लिखा हुआ गलत है, 80% होगा यहाँ पे। देखो एग्जैक्ट 80 आ रहा है, यहाँ इससे कोई मीनिंग नहीं है, तो 80% होगा। तो ये सबका हुआ होगा। यस सर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
if the equivalent weight of trivalent metal is 37, ठीक है, the molecular weight of its chloride is, इक्विवेलेंट वेट दिया गया मेटल का, और वैलेंसी कितना गया दिया गया बेटा, वैलेंसी दिया गया 3 है ना, और इक्विवेलेंट वेट भी दिया गया, यहाँ पर ई भी दिया गया है, तो मोलर मास निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ मेटल m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी होगा, है ना, तो मालूम है ना कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मेटल मास, मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय n फैक्टर, n फैक्टर क्या होगा मेटल के लिए, यहाँ पर वैलेंसी होगा, सो मोलर मास इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ये होगा यहाँ पर, ये तुमने लिख दिया है E मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, सो मोलर मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 32.7 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर कितना है 3, तो ये हो गया मोलर मास ऑफ मेटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेटल है, ट्राइवेलेंट मेटल है, वो क्लोराइड बना रहा है, तो अगर मेटल तुम्हारा मान लेना, जो मेटल है उसका एटॉमिक फार्मूला जो भी है, एटॉमिक, हाँ यहाँ पे जो सिंबल है ए हो गया, अब क्लोरीन का X हो गया, तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 3 होगा, तो वैलेंसी को इंटरचेंज कर दोगे, है ना, तो फार्मूला क्या बनेगा, ACl3 बनेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोराइड पूछ रहा है, मतलब ACl3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ACl3 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ A प्लस, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, ये तो होगा बेटा, तो मोलर मास ऑफ A कितना तुमने निकाल लिया अभी को यहाँ पर, है ना, तो 32.7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 35.5, है ना, तो ये कर दिया, इसको ऐड करोगे तो 204.7 आ रहा है, जो भी आंसर दिया 204.6 कितना आ रहा है बेटा आदित्य, यस सर, हाँ इसको करो, देखो इतना आ रहा है, यस सर, ओके, तो आगे बढ़े बेटा, तुमने एग्जाम में किया था इसको, सही आया था आंसर आदित्य, यस सर किया था, ओके आगे ये डीपीपी का भी था, तो ये डीपीपी का क्वेश्चन है, Yes, sir. चलो ठीक है, इसी बात, आगे चलो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ Cr2 इन एसिडिक मीडियम x इज, ठीक है, हो गया था। ये तो आसान है, Yes, sir. बिलिंग रेट से निकालो तो आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आंसर आ जाएगा, इसे करने की कोई जरूरत नहीं, बोनस मार्क्स मिलेगा तुम लोगों को अच्छे से। यहाँ पर देखो n फैक्टर ऑफ IO3 माइनस एंड I माइनस इन दिस रिएक्शन, दोनों का n फैक्टर बताना है, तो IO3 यहाँ पर जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन निकालोगे तो ये 5 होगा, और यहाँ पे 0, तो n फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है 5, आयोडीन यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ पर 1, तो IO3 माइनस का n फैक्टर कितना बेटा 5, और I माइनस कितना हो रहा है 1, तो 5 1 आंसर सी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2s, ये लास्ट टाइम में कोई पूछा भी था मुझसे, है ना, तो अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन देना जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, तो यहाँ देखो बेटा एक क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे बता भी रहा है कि जो सल्फर है वो कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फर -2 है, कॉपर +1 स्टेट में है, तो कॉपर +1 से +2 में जा रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज होगा बेटा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 का चेंज हो रहा है, सल्फर में कितनी चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो सल्फर 6 में गया 8 -2 से 6 में जा रहा है, तो टोटल चेंज कितना होगा 8 का, तो कॉपर में जो चेंज हो रहा है बेटा, कॉपर में चेंज आ रहा है 2 यूनिट का, सल्फर में चेंज कितना आ रहा है बेटा 6 -2, है ना, तो ये हो रहा है 8 यूनिट का चेंज आ रहा है सल्फर में, तो n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर इज इक्वल टू 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10 आ रहा है, Yes, n फैक्टर होगा m/10। सर इसमें कॉपर का n फैक्टर 1 कैसे लिया हमने, कॉपर का देखो बेटा, जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालोगे, यहाँ पर +1 है ना, इससे मालूम चला, क्योंकि सल्फर देखो सल्फर का -2 है ना, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर दो कॉपर है ना यहाँ पर Cu2s में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x
ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +1 आएगा, क्योंकि टोटल जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, ठीक है। सल्फर का -2। सर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। नहीं, सल्फर का -2 देखो, यहाँ सल्फर का -2 हो गया, यहाँ पे देखो सल्फर कितना हो गया, सल्फर का 6 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है ना यहाँ पर, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा। अगर मेटल के साथ सल्फर है तो मेटल क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, कॉपर क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ ये प्लस में रहेगा। तो अगर ये प्लस में है तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो सल्फर माइनस वाला कितना है, सल्फर अगर माइनस में है तो -1 होगा, -2 होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर कितने होगा बेटा, +2 में ही होगा यहाँ पर, सॉरी +1 में होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉपर है। अगर ये +2 हो गया, +1 +1 2 हो गया, तो ये कितना होगा बेटा, -2 होगा ना। इस तरह से थोड़ा सा तुम्हें कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक, ये तो बहुत आसान है, सी पार्ट हो गया सर। सर इसका ए और डी ऑप्शन तो सेम है। यस सर। मेरा ए गलत करा हुआ है सर उसमें। ओके, तो मैं बोल दूंगा चाहे ए हो चाहे डी हो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। यस सर, मेरा भी गलत है। एक बार बोल देना, ठीक है, मैसेज डाल देना। यस सर, मेरा भी गलत कर दिया। बस मैसेज कर देना तुम लोग मिलकर, ठीक है। इस सर ने बोला है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, the equivalent weight of H3PO4 in this reaction in given reaction is respectively। तो ये तो आसान है ना। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे क्या होगा, कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो मतलब यहाँ पे इन्फेक्टर 1 है। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, 3 में से कितना बचा, 1, 2 रिप्लेस हो चुका है। यहाँ देखो 3 है, 3 में से कितना बचा, यहाँ पे 0, ठीक है। तो इन्फेक्टर 3 हो गया, तो इन्फेक्टर 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलर मास है H3PO4 का 98 होता है, तो 98 डिवाइड बाई 1, 98 डिवाइड बाई 2, 98 डिवाइड बाई 3। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 74 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज। निकाल लोगे बेटा? यस सर। यस सर। ये तो शायद डीबीपी का ही होगा। यस सर, डीपीपी होगा। हाँ, तो 39 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वाज फाउंड टू रिक्वायर 50 ml of dilute HCl for complete reaction. The strength of HCl solution। तो आसान है ना बेटा? यस सर, ये हो गया। ये तो हो जाएगा। यस सर। सही बता दो, 1/36। बिल्कुल, देख लो बेटा, तो यहाँ दिया गया है 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम क्लोराइड दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इन्फेक्टर कितना होगा बेटा, यहाँ पे कोई ये सॉल्ट है, जिसका इन्फेक्टर कितना होगा, 2 होगा ना। कैल्शियम का जो चार्ज बेटा +2 चार्ज है, कार्बोनेट का चार्ज -2 है, तो इन्फेक्टर 2 हो जाएगा। ये रिएक्ट किससे कर रहा है बेटा, HCl से, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्विवेलेंट कर लो यहाँ पर, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट जिसका मास दिया गया हो, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl तो कैसे निकालते बेटा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मलिटी, ठीक है, ये होता है। तो वॉल्यूम यहाँ पर तुम्हें किस में लेना पड़ेगा, लीटर में, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारा इक्विवेलेंट्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो 1 ग्राम दिया गया, 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100, ये 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 2 होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ HCl। वॉल्यूम कितना दिया गया, 50 ml दिया गया है, तो ml को तुमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी यहाँ से निकाल लोगे ना बेटा? यस सर। सर एक बार बता दो कैल्शियम का इन्फेक्टर कैसे हुआ। देखो बेटा, जो कैल्शियम का नहीं है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है कि नहीं, एसिड है तो बेस है। यस सर। ठीक है, तो सॉल्ट का इन्फेक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्ट का
या तो कैटायन टोटल चार्ज देखते हो या फिर एनायन का टोटल चार्ज देखते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे है बेटा? कैल्शियम 2+ से और कार्बोनेट आयन से बना हुआ है ना। इन दोनों को मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, बताओ बेटा। यस सर। सर 0। चार्ज हाँ +2 होगा या तो -2 होगा, मतलब चार्ज यहाँ पर 2 आता है, फैक्टर में क्या होगा 2 होगा। ओके। आगे देखो नेक्स्ट 37 द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल इज 9 and vapor density of its fluoride is 59.25। ये हुआ बेटा तुम लोगों का? यस सर सही तो है। सर सही। सर एक बार आप बता दीजिए। हाँ मैं बताऊंगा एक बार, ठीक है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, जो मेटल है, मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो दिया गया 9। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 59.25, ठीक है। द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, जो मेटल ए है ना, उसका एटॉमिक वेट मतलब मोलर मास पूछ रहा है। मतलब जो मेटल है ए, उसका एटॉमिक वेट m दिया गया है, अज्यूम कर लेते हैं m, है ना। तो ये m तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो इक्विवेलेंट वेट 9 दिया गया है, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड दिया गया है। तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है। ये होगा मेटल क्लोराइड, तो मेटल क्लोराइड वाली तरह मेटल क्लोराइड, ठीक है। जो मेटल क्लोराइड बना है उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे 59.25 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। तो मॉलिक्यूलर वेट तुमने निकाल लिया मेटल क्लोराइड का। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इस मॉलिक्यूलर वेट को इक्वेट कर देना है इस n फैक्टर से, ये वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मेटल है, मेटल का मोलर मास तुमने m अज्यूम किया है, m, ठीक बेटा। और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है? मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना दिया गया है? 9। तो ये कितना होगा बेटा? ये m/9 की क्या होता है? ये होता है n फैक्टर, ये होता है ना। इस n फैक्टर को x अज्यूम करते हैं, और यही क्या होगा बेटा? वैलेंसी, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है तो मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू x, दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी तुमने निकाल ली, यहाँ पर m/9 तुम्हारा हो जाएगा वैलेंसी ऑफ मेटल, ठीक है। m/9 हो गया वैलेंसी, x तुमने अज्यूम कर लिया है। तो अब जो मेटल क्लोराइड उसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर a तुमने ले लिया, a ले लिया, ये तुम्हारा मेटल का तुमने सिंबल ले लिया, अज्यूम किया, मेटल का सिंबल a हो गया, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल Cl हो गया, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना है? x है। क्लोरीन का वैलेंसी कितना है बेटा? 1 होता है। तो वैलेंसी को इंटरचेंज कर दोगे तो फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? AClX। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा मेटल क्लोराइड का, AClX होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, है ना, एटॉमिक मास ऑफ A, है ना। ये तुम्हें निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ A प्लस x मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक मास तुमने m अज्यूम किया है ना, तो m हो गया, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू m, ठीक बेटा। तो यहाँ पर मेटल एटॉमिक मास कितना है? तुमने m/9 इज इक्वल टू n फैक्टर, तो m हो गया, ठीक है। m प्लस x मल्टीप्लाइड बाई, x को याद रख दोगे, m डिवाइड बाई 9, m डिवाइड बाई 9, ये x का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना? 35.5, और ये दिया गया यहाँ पर इस नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 35.5 x होगा। 35.5 मल्टीप्लाइड बाई x, ये तो होगा बेटा, है ना। देखो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई x, x का वैल्यू है 5 है ना, m डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व कर लोगे आप? यस सर। यस सर। तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, ये बेटा। तो आगे बढ़े। यस सर। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38।
38 में बोला गया है if 1.58 ग्राम of KMnO4 in acidic medium completely reacts with ferrous oxalate, what weight in gram of ferrous oxalate is required? ये तो बहुत आसान है ना। यस सर, हो गया था। KMnO4 reacts with ferrous oxalate, बस ये तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा फेरस ऑक्सीलेट का n फैक्टर कितना होता है। तो यहाँ पर होगा n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। फेरस ऑक्सीलेट का n फैक्टर मैंने निकलवाया था क्लास में, है ना। 3 नंबर आपको पूछ रहा है 3 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक सर, सही बेटा। और यहाँ पर 0.01 ठीक है, जो भी है मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो भी है। तो आगे चल देते हैं बेटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। 280 ml of H2O2 reacts completely with 15.8 gram of KMnO4 in acidic medium, then the volume strength of H2O2 is। हो गया था सर। हो जाएगा। यस तो सर। यहाँ बेसिकली करना क्या है, पहले मोलरिटी निकालना होगा और मोलरिटी को तुम x डिवाइड बाई 11.2 कर दोगे, आ जाएगा यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कर देता हूँ मैं। तो जो H2O2 है वो रिएक्ट हो रहा है KMnO4 से, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पर मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया H2O2 का, वॉल्यूम दिया गया है तो यहाँ पर चलेगा वॉल्यूम वाला वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। KMnO4 का मास दिया गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, ठीक है। तो मोलरिटी तुम्हें निकालना है H2O2 का मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर KMnO4 का एसिडिक मीडियम, देखो मीडियम दिया गया एसिडिक, तो n फैक्टर KMnO4 कितना होगा 5 होगा। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लिया होगा 15.8 डिवाइड बाई 158, ये जो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। डिवाइड बाई वॉल्यूम डिवाइड बाई n फैक्टर ऑफ H2O2। H2O2 का n फैक्टर 2 होता है ना। वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया गया है 0.28, ठीक है। हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम को, तो आ जाएगा मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी हो गया, मोलरिटी डिवाइड बाई 11.2 कर दोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू मोलरिटी तुम निकालो यहाँ से, यहाँ रखो डिवाइड बाई 11.2, आंसर आ जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द वेट ऑफ KOH इन 50 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो दिया गया 50 मिली इक्विवेलेंट्स, वेट ऑफ KOH पूछ रहा है, निकाल लोगे। यस सर। तो पहले तुम क्या करोगे, जो इक्विवेलेंट्स दिया गया है, ठीक है, उस इक्विवेलेंट्स कैसे किया बेटा इसको? सर इसका जो n फैक्टर था वो 1 था। हाँ, n फैक्टर यहाँ पर 1 होगा। और क्या करोगे बेटा? देखो बेटा क्या होता है, जो मिली इक्विवेलेंट्स है, मिली इक्विवेलेंट्स है ना, मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी, ये होता है, ठीक है। तो अगर n फैक्टर 1 है तो मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई मोलरिटी मिल जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी ये है ना। तो 50 मिली इक्विवेलेंट दिया गया, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 50 मिली इक्विवेलेंट दिया गया है, ठीक है। एंड इट इज अगेन इक्वल टू, अगर ये मिली इक्विवेलेंट से मिली इक्विवेलेंट, चलो ठीक है, इस तरह निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, इस तरह से भी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू 50 मिली इक्विवेलेंट्स है, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, 10 पावर 3 कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, इससे ये हो जाएगा इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास आ जाएगा, वेट ऑफ KOH, ठीक है, आ जाएगा यहाँ से। अरे एक और बार बता दो, मेरा Equivalents- कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। दोबारा देख लो, यहाँ पर दिया क्या बेटा, मिली इक्विवेलेंट्स, मतलब इक्विवेलेंस दिया गया, मिली इक्विवेलेंस सिर्फ इक्विवेलेंस नहीं होता, इक्विवेलेंस दिया गया यहाँ पर। इक्विवेलेंस कितना दिया गया बेटा, 50 × 10⁻³ ये समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 50 × 10⁻³, कलर में चेंज कर देना।
यस सर। ब्लू कलर कर देंगे। ठीक है, दिख रहा है? तो 50 टू 10 पावर माइनस 3 ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस तुम्हें मिल गया। इक्विवेलेंट में मास पूछ रहा है, तो तुम्हें मालूम है जो इक्विवेलेंस होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स KOH का तुम्हें निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स KOH का n फैक्टर 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 50 into 10 पावर माइनस 3। तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें मिल गया KOH का। तो वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे वेट तुमने निकाली, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, तो 50 into 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 56, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, है ना? समझ आ रहा है बेटा? इक्विवेलेंस n फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई मोलर मास होता है। बेटा यहाँ देखो, जो इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस इक्वल टू, देखो तुमने ये बोलना पड़ा था, अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, देखो ये मैंने बताया था, अगर A और B रिएक्ट कर रहा है, A रिएक्ट्स विद B, तो क्या करते हो? मिली इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ B करते हो ना? तो मिली इक्विवेलेंस अगर इसका मास दिया गया हो ग्राम में, तो कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो ये है क्या बेटा? ये मिली इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस तो है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। ये फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, ये होता है। अगर मास निकालना हो, मास इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा तुम्हारा मास। ठीक है, n फैक्टर यहाँ पर दिया गया है, n फैक्टर यहाँ पर 1 होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल इन 100। ये मास वाला फॉर्मूला बताइए क्या बेटा? n फैक्टर मतलब सर मास वाला जो आपने लिखा है। ये वाला, ये यस सर। ओके, ये वाला क्या लिखा हूँ मैं? दिखाई नहीं दे रहा बेटा? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ प्रेस लिख दे रहा हूँ, मास इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये तो होगा ना बेटा? ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर, ये जो फार्मूला है, ये तो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एक मिनट है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर n फैक्टर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 से कोई मतलब है, तो डायरेक्ट वहीं पर जाएगा। ठीक है, तो मास क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये होगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये तुम्हें लिखना होगा यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है। ओके सर। ये कर लिया बेटा? ये क्वेश्चन तो आसान है ना? यस सर, हो गया। नॉर्मलिटी से तुम निकाल लोगे कितना मास है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, है ना, नॉर्मलिटी से मोलरिटी निकालोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। ठीक है, तो नॉर्मलिटी यहाँ दिया गया 0.02 नॉर्मल, n फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। तो मोलरिटी कितना होगा बेटा? मोलरिटी m इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो ये मोलरिटी हो गया। तो अब वॉल्यूम दिया गया, मोलरिटी दिया गया है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है बेटा। मोलरिटी फार्मूला क्या है? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये मोलरिटी फार्मूला होता है। इसी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स जाए तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा कैसे, है ना? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पार्टिकल भी तो निकाल लोगे। कैसे निकलेगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नॉर्मेटिव लाइन नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, कैसे निकालो बेटा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवागाद्रोस नंबर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, है ना? पढ़ा है कि नहीं बेटा? हेलो, यस सर। तो ये हुआ कि नहीं तुम लोगों का? ये पार्ट आया कि नहीं? यस सर, आ गया था। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, बताते रहो। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ दिया गया है
22.7 ml of n by 10 kWh solution utilizes 10.2 ml of dilute HCl, then the volume of water must be added to 400 ml of same HCl solution to make it exactly n by 10. हो गया सर। हो गया था? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर बता दो वाला क्वेश्चन। बता दूं? चलो ये वाला देख लो बेटा। तो अब यहाँ पर तुमने न्यूट्रलाइज किसके सॉल्यूशन कर रहे हो, देखो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो HCl है, HCl का मोलरिटी चाहिए। तो मोलरिटी तुम्हें मालूम चल जाएगा तो तुम फाइनल मोलरिटी तुम निकाल लोगे, है ना। तो इनिशियल मोलरिटी तुम्हें चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या रेट कर रहा है बेटा, KOH। KOH रेट कर रहा है किससे? HCl से, HCl से, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या चलेगा? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना। मिली करेंट्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मिली करेंट्स ऑफ HCl। तो मिली करेंट्स ऑफ KOH कैसे निकालोगे? 22.7 मल्टीप्लाइड बाई n बाई 10 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ HCl। तुम्हें नहीं मालूम, ये निकालना है, ठीक है। इनिशियल नॉर्मलिटी तुम्हारा आ जाएगा नॉर्मलिटी N2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया, कितने वॉल्यूम रेट कर रहा है? 10.2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? नॉर्मलिटी। तो ये जो तुम्हारा नॉर्मलिटी है, इनिशियल नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो अब फिर क्या किया, इसमें तुमने वाटर ऐड किया। इसमें तुमने क्या किया? वाटर ऐड किया। जब वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, डाइल्यूट, है ना। वाटर ऐड करने पर डाइल्यूट आता है। तो आप यहाँ पर लगाओगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। तो इनिशियल नॉर्मलिटी तुमने यहाँ निकाल लिया है N2, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा इनिशियल वाले का? 400 ml, ठीक है। फाइनल नॉर्मलिटी कितना बनाना है? n/10, ठीक है। n मतलब 1/10 का नॉर्मलिटी, 1/10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम तुम्हें निकल जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, है ना। फाइनल वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V2 माइनस, है ना, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज V2 माइनस 400, दिया जाएगा 490 ml, ठीक बेटा। सर इसमें जो हमने पहले N2 निकाला वो तो हमारा उसके टर्म्स में आ जाएगा ना? क्या आ जाए किसमें टर्म्स N में? की टर्म्स सर यहाँ पे जो लिखा है n/10 उसके टर्म्स में आ जाएगा। नहीं टर्म्स में नहीं, आप देखो सब कुछ यहाँ पर n/10 में नॉर्मलिटी है ना, तो यूनिट्स है, यूनिट हटा दोगे ना। नॉर्मलिटी कितना KOH का? देखो KOH की नॉर्मलिटी कितना है? KOH इसका जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1/10 नॉर्मल। तो ये क्या है? नॉर्मल क्या होता है बेटा? यूनिट होता है। यूनिट को चाहे तो इस तरह लिखो, चाहे तुम n/10 लिखो, दोनों सेम होता है ना बेटा। हाँ, तो ये n नहीं 1/10 है, तो n के टर्म्स में नहीं आएगा, N2, है ना, एग्जैक्ट नंबर आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43, an aqueous solution of 63 gram of oxalic acid dihydrated is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH solution to record। ये हो गया बेटा तुम लोगों का? यस सर हो गया। तो यहाँ तुम्हें क्या कर, जो इनिशियल सॉल्यूशन दिया गया है इसका तुम नॉर्मलिटी निकालोगे, है ना, ठीक है। फिर इसको इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया है, जहाँ पर तुमने 10 ml लिया था, जो तुम्हारा स्टॉक सॉल्यूशन था उसका तुमने 10 ml लेकर न्यूट्रलाइज किया था। हो जाएगा बेटा? तो आंसर यहाँ पर 40 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर V2 दिया हुआ है। यहाँ पर V2, यहाँ V2 तो निकालना है ना। यहाँ पर देखो ये V2, ये वाला V2 ने, ये वाला V2 दिया गया देखो 10.2, ये वाला मैं V3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, दोबारा कर दूं क्या मैं इसको? नो सर। हाँ सर V2 निकालना था ना? हाँ, V2 निकालना है तो V2, अब वाटर एडिट निकालना है बेटा। V2 क्या हुआ तुम्हारा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर दोगे तो वाटर एडिट आ जाएगा ना।
डाइल्यूशन के Yes, बाद sir. जो वॉल्यूम होगा वो आएगा यहाँ पर V3 जो भी है V3 है डाइल्यूशन के बाद। तो डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम है उसमें से इनिशियल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, Yes. ओके। और किसी कोई डाउट है? नो सर। आगे चल रहा है बेटा, है ना? तो आगे चल रहा है ये वाला क्वेश्चन नंबर 44। 35 ml सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स ऑफ 500 ml ऑफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना? इधर इसका डेफिनेशन है। Yes, sir. हो गया ठीक है, सर। 1 लीटर से कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकलेगा? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या है बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अब देखो यहाँ पे दिया गया है 35 ml of H2O2। 35 ml of H2O2 gives 500 ml O2। ठीक है, इट मीन्स, है ना? तो कितना H2O2 देगा बेटा? तो 1 लीटर में कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा वो तुम्हें निकालना है ना? इट मीन्स 1000 ml of H2O2 gives 500 divided by 35 multiplied by, इस तरह से कर दोगे तो 1 लीटर कितना आ जाएगा? ये हमारा ml में आएगा, इसको तुम कन्वर्ट कर दोगे लीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 कर दोगे। सर हमने 1000 ml भी लिया ओके। तो इसका डेफिनेशन बेटा 1 लीटर H2O2 जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिबरेट करेगा वही तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। याद है बेटा? है ना? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is equal to the volume of oxygen liberated at HTP when 1 liter of H2O2 solution is taken। ठीक है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से जितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा वही तुम्हारा H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। इसका बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने हाईलाइट करके लिखवाया था। ठीक है, तो 35 ml से निकल रहा है 500, तो 1 लीटर से कितना निकलेगा तुम्हें निकाल लेना है। तो मेरा बेटा 35 ml से कितना निकल रहा, तो 1 लीटर से कितना निकलेगा निकाल लोगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 45। 100 ml of 0.1 normal KMnO4 reacts with, ये तो बहुत आसान फार्मूला लगता है, हो जाएगा ये? इसमें कोई डाउट है इसमें? 90 में कोई डाउट नहीं, तो ऐसे तुम निकाल लेते हो ऑक्सीजन फार्मूला जो है उससे भी निकाल के आंसर टिक कर सकते हैं दोनों तरह से। 46 एक बार ऊपर वाला बताइए तो। ये वाला, अरे भाई ऑक्सीजन से क्या होता है? H2C2O4, अगला फॉर्मूला इसका निकाल लो। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कार्बन कितना है यहाँ पर? 2 कार्बन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 4 ऑक्सीजन है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 ऐड करो, आ जाएगा कि नहीं? ओके सर। हाँ चलो 46। 1.6 ग्राम ऑफ मेटल वेयर dissolve in HCl to prepare its nitrate. The nitrate of on strong heating gives, ये तो हो गया होगा? यस सर, मेरे को आया। क्लास में कराया है, क्लास नोट्स में होगा ये। ठीक है, 32 आएगा इसका इनफैक्ट, ये इसका इक्विवेलेंट मास। सर ये बता दो एक बार। देख लो बेटा, तो यहाँ पर दिया गया है 1.6 ग्राम ऑफ मेटल। तो मेटल कितना है? 1.6 ग्राम। ठीक है, मेटल ऑक्साइड कितना दिया गया बेटा? मेटल ऑक्साइड कितना है बेटा? 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम तुम्हारा मेटल ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 0.4 कितना होगा बेटा? तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा, हो जाएगा 2.0 माइनस 1.6 इट इज इक्वल टू 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगा दोगे बेसिक यूनिटरी मेथड ऑफ इक्विवेलेंट वेट वाला जो यूनिटरी मेथड मैंने बताया था कि 0.4 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 1.6 gram of metal, hence 8 gram of oxygen reacts with 1.6 multiplied by 8 divided by 0.4 यूनिटरी मेथड से, है ना? तो 0.4 ग्राम ऑक्सीजन 1.6 ग्राम मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा? वही तुम्हारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है,
यस सर। हाँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तो 47 100 ml 100 यस सर, हो ml गया। ये हो जाएगा। यस सर, हो गया। ये तो आसान है, N1 V1 कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये वाला बेटा इसमें किसी को डाउट है? यस सर, हो गया। ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया बता गया दीजिए। होगा या तो बता दिया होगा। देखो यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड हैज 40% ऑक्सीजन। अगर तुमने 100 ग्राम सब्सटेंस लिया है, ठीक है, तो 100 ग्राम में से ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पर? 40 ग्राम। और मेटल कितना है? मेटल कितना होगा बेटा? मेटल ऑक्साइड हैज 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम मेटल हो गया। तो 40 ग्राम मेटल 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 ग्राम मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? निकाल लोगे कि नहीं? इक्विवेलेंट मास नहीं आ जाएगा बेटा? 47 एक बार बता दीजिए। 47 ये वाला। यस देखो सर। यहाँ पर क्या गया है? HCl 100 ml of 0.3 normal HCl solution were mixed with 200 ml of H2SO4 solution. The final normality of mixture is, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, मिक्सर ऑफ नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है निकाल लोगे, है ना। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, है ना। ये फॉर्मूला लिखवाया गया कि नहीं क्लास में? लिखवाया गया होगा बेटा? सर यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 49। 49 को देखो, 49 में दिया गया है 0.8 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 40 ग्राम ऑफ N/2 H2SO4 द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इन ग्राम एच। तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट मास है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ये तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। निकल आएगा? यस सर। सर बता दीजिए। है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, और H2SO4 इससे रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से, या मेटल कार्बोनेट लिखोगे तो इक्विवेलेंस वेट ऑफ है, या फिर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। तो ग्राम इक्विवेलेंस कैसे आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू H2SO4। H2SO4 का वॉल्यूम कितना दिया गया? 40 ml, तो 40 डिवाइड बाय 1000, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 होगा। नॉर्मलिटी दिया गया है H2SO4 कितना बेटा? 1/2 दिया गया नॉर्मलिटी, ठीक है। तो यहाँ से M/NF नहीं आ जाएगा बेटा? तुम्हें निकालना क्या है? इक्विवेलेंट वेट है क्या? M डिवाइड बाय NF, ठीक है। तो M डिवाइड बाय NF इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सर ये फर्स्ट स्टेप में 0.84 अपॉन m into n फैक्टर कैसा है? ये वाला यस सर। देखो दोबारा बेटा, दोबारा देख लो। यहाँ पर क्या है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को मैं C लिख दे रहा हूँ, पर लिखने टाइम लगेगा। मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू रिएक्टेड कर रहे हो इसको किससे? H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इक्विवेलेंस ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल कार्बोनेट क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। ये समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 क्या होगा? नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये लाइन समझ में आ रहा है बेटा? ये वाला लाइन बताओ। यस सर।
ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, ये होता है। यस सर। तुमने लिख दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा बेटा ये वाला लाइन? नंबर ऑफ मोल्स तुमने कन्वर्ट कर यस सर, दिया, हो जाएगा अब। अब हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसे कोई डाउट लास्ट क्वेश्चन बता दो या फिर कर लोगे? देख लो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में, देख लो लास्ट क्वेश्चन में देख लो। A solution of 0.1 molar H2SO4 KMnO4 is used for this reaction. What volume in ml required to react Na2H2O3? तो अब यहाँ पर जो KMnO4 है, KMnO4 रिएक्ट कर रहा है Na2H2O3 से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर तुम क्या लगाओगे? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, यही यहाँ भी चलेगा। यहाँ ग्राम बोल रहा है तो ग्राम वाला फॉर्मूला क्या चलता है? ग्राम अगर दिया गया तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर चलेगा। इसमें किसी कोई डाउट है? नहीं डाउट है। तो मोलरिटी ऑफ KMnO4 दिया गया है 0.1, एन फैक्टर KMnO4 कितना होगा बेटा? देखो KMnO4 है ना, एन फैक्टर कितना होगा? +7 से जा रहा है +4 में, तो एन फैक्टर 3 होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया गया है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये वॉल्यूम निकालना है तुम्हें, इज इक्वल टू Na2H2O3, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो ये गिवन मास दिया गया है 0.174 है ना, मोलर मास ब्रैकेट में दिया गया है 174, मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर ऑफ Na2H2O3 है ना। एन फैक्टर यहाँ से निकाल लोगे बेटा, एन फैक्टर कितना आ रहा है? तो एन फैक्टर निकालोगे यहाँ 4 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। एन फैक्टर 4 आ गया तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 13.3, ठीक है। यस यस सर। ओके, तो ये आज की क्लास यहीं पर कर लो, ऐसे ही खत्म होगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं। सर। हाँ बोलो। सर मैंने आंसर में 13.33 लिखा था, वो गलत हो गया था। 13.3 गलत हो गया था? यस सर। अब मुझे नहीं मालूम गलत था, 13.3 तो सही होना चाहिए। सही सर, क्योंकि जो लास्ट में 3 आएगा वो तो एंडलेस तक जाते रहेगा। 13.33। हाँ हाँ, तो गलत कर दिया, पूछा मैं उससे, ठीक है। गलत तो नहीं होना चाहिए। 13.3 13.33 एक्चुअली 13.0 भी करेक्ट आंसर होगा, वो तुम लिखोगे तो राउंड ऑफ करके। तो ये तो नहीं दिया गया कि वहाँ पर डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखना है, ऐसा तो नहीं था? नो सर, ऐसा गिवन नहीं था। ठीक है, देखते हैं, पूछते हैं, ठीक है। Na2H2O3 का मॉलिक्यूलर मास 174 कैसे है? Na2H2O3 का ये दिया गया, जो दिया गया वो इनको ले लेना, ठीक है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, सर निकाल भी सकते हैं उसमें। निकाल भी सकते हो, लेकिन जो दिया गया वही लेना है हम लोग। निकाला तो मेरा कुछ और आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। जो दिया गया वो ले यूज कर लेना है। यहाँ पे कुछ सॉल्व करके दिया गया इस तरह से, ताकि तुम्हारा परफेक्ट तो वही आंसर आ जाए, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। तो बेटा जो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट है चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये हो गया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये भी मैंने बता दिया था, है ना। मोल कॉन्सेप्ट भी हो गया, केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हो, कैसे सॉल्व करते हो, एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह रिलेशन क्या होता है मैंने बता दिया था। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ये मैंने नहीं बताया था, तो इसमें नहीं चैप्टर में है नहीं है। The relation based on molar concept, displacement reaction involving oxidation reduction and neutralization, ये चारों हो गया। कंसंट्रेशन टर्म्स भी चारों के चारों हो गया था, है ना। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, ये सब हो गया था। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। सर मॉड्यूल में कुछ डाउट्स हैं। मॉड्यूल का क्या डाउट है बेटा? सर पेज नंबर 26 एक बार थोड़े 3-4 क्वेश्चन हैं। एक मिनट, मॉड्यूल को ओपन करना होगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा बेटा? सर पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, the unbalanced equation, the P4S6 with nitrate aqueous solution acidic medium below, the number of moles of water required per mole of P4S3H। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग तो बताया नहीं गया है ना बेटा यहाँ पर। यस सर। बैलेंसिंग करोगे तो मालूम चलेगा कितना वाटर यहाँ पर, देखो इक्वेशन में कहीं वाटर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना बेटा। यस सर। जब बैलेंस करो तो यहाँ पर वाटर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं होगा दोबारा। जब मैं बताऊंगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तो तुरंत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8, ए वाटर सैंपल फ्रॉम ए म्युनिसिपल वाटर सप्लाई वाज, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉलिड वाज लेफ्ट बिहाइंड इवेपोरेशन रिजल्ट द टोटल डिसॉल्व्ड टीडीएस कंटेंट वाज हाउएवर एडिशन ऑफ सोप ऑफ बकेट। अभी पीएच बताया गया बेटा? पीएच तो अभी तूने पढ़ा नहीं होगा ना? सो तो वो होता है माइनस लॉग ऐसे कुछ। नहीं पढ़ा तो नहीं है ना पीएच अभी? सर नहीं पढ़ा नहीं है। पीएच का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है। द वाटर फ्रॉम ए म्युनिसिपल सप्लाई वाज फाउंड टू हैव पीएच न्यूट्रल ऑन द इवेपोरेशन ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर, on the evaporation of 2 liter of water 2.016 gram of white solid was left behind the evaporation in vessel. The total dissolved solid TDS content of water was 1008 milligram per liter. However, addition of soap to the bucket, this water did not produce any visible scum. Based on these findings, one can conclude that there was no calcium to, बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये तुम्हारा वाटर चैप्टर का है, मतलब कि हाइड्रोजन चैप्टर का है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो सोप होता है, सोप वाटर से रेड करके स्कम बनाता है, झाग बनाएगा, है ना? यस। ओके, झाग बनाएगा तो उसमें क्या क्या रेड करेगा, मतलब जो हार्ड वाटर है रेड करेगा या जो सॉफ्ट वाटर वो रेड करेगा, उसके बारे में। तो चैप्टर भी आ जाने दो, उसमें बता दूंगा मैं क्या होगा, ठीक है। ये जो पैकेज में सब जगह क्वेश्चन डाल दिया है। और कोई डाउट है? जो बेटा टॉपिक पढ़ाया गया उसमें से कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ पर आ गया है जो पढ़ाया नहीं गया अभी, ठीक है। यस इसमें बहुत सारे आगे टॉपिक्स हैं। हाँ, कुछ आगे आ गया होगा एक दो, तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तुम एग्जाम दोगे, फाइनल एग्जाम, उसमें सब टॉपिक कवर हो जाएगा। यस सर। और कोई क्वेश्चन है? सर नहीं, फिर वो आगे के टॉपिक के ही हैं दोनों, आगे 11th और टॉपिक 12th। का जो आगे टॉपिक का है उसको छोड़कर स्किप करके जो इस टॉपिक का बेटा रेट जो पढ़ा दिया गया है ना, उसको सॉल्व करो। जो टॉपिक मैंने पढ़ा बेटा वही सॉल्व करो, आगे इसको छोड़ दो। तो ये वाला मीटर प्लेडर हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़े बेटा, छोड़ दे इसको। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आगे चलना हम लोगों को देखना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें आईटी जेईई सिलेबस में पढ़ना लोगों को हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ एटम, और उसके बाद है क्वालिटेटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मतलब कि पूरा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा हम लोग देखना है, क्वालिटेटिव से देखना है उसका। और हिस्टोरिकल मॉडल में हम लोगों को केवल पढ़ना है बोर मॉडल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हिस्टोरिकल मॉडल है जो एनसीईआरटी में है, सिलेबस में है, तो इसमें हम लोग बोर मॉडल पढ़ना है कि सिलेबस में कुल बोर मॉडल है, ठीक है। और जो थॉमसन मॉडल है या रदरफोर्ड मॉडल वो आईटीजेईई सिलेबस में नहीं है। तो हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम,
वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तुम्हारा हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ एटम में आएगा, क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें शेप ऑफ sp_d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल नहीं है, केवल sp_d ऑर्बिटल है। Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट अप टू, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अप टू एटॉमिक नंबर 36, ठीक है। एटॉमिक नंबर 36 तक ही तुम लोगों को पढ़ना है, इसके आगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस में। और रहते हैं टॉपिक मॉडल में, तो हम लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल मॉडल भी पढ़ना होगा, है ना। तो हिस्टोरिकल मॉडल में हम लोगों को थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर देखेंगे। तो पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि नहीं बेटा? यस सर। है ना। उसको एक बार घर जाकर देखना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, आइसोटोप, है ना। आइसोटोप क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? आइसोटोप क्या होगा, यस सर। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, एक बार पेज पलट कर देख लेना एनसीईआरटी का, ठीक है। ओके, तो अब देखो एटॉमिक मॉडल में क्या है, वी नो द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या क्या आता है बेटा? फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, फंडामेंटल है ना। जैसे एटम है, एटम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन इसके अलावा फंडा मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसी को फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ दिया गया वी नो द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, नाउ लेट अस सी हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम टू सजेस्ट द मॉडल ऑफ एटम। तो एटम को भी सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वही फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा और न्यूट्रॉन आएगा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। तो हमारे में जो एटम डिविजिबल है ना, इंडिविजिबल नहीं, वैसे जो हम लोग मॉडल पढ़ा था, है ना। तो थॉमसन मॉडल से पहले जो मॉडल पढ़ा था हम लोगों ने ना, अब देखो इसमें थॉमसन मॉडल में है। थॉमसन मॉडल क्या है? थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। ये भी तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। J.J. Thomson in 1904 Yes, sir. proposed that the equivalent, हाँ देखो यहाँ पर प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होगा कि जो एटम होता है, एटम एक्चुअली एक प्लम टाइप का, प्लम मतलब वाटरमेलन हम लोग समझते हैं, यहाँ पर वाटरमेलन टाइप का होगा। तो वाटरमेलन में जो रेड कलर का पार्ट होता है, रेड रेड वाला, वो पूरा पूरा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारा स्पेसीज होगा, ठीक है। वो जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे वाटरमेलन में स्प्रेड होगा। और जो सीड होता है, ब्लैक कलर का जो सीड होगा बेटा, वाटरमेलन में ब्लैक कलर का सीड होता है ना, जो सीड है, सीड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये बताया था थॉमसन ने, ठीक बेटा। ये तुम्हारा ओल्ड मॉडल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तुम्हारा थॉमसन मॉडल जो फेल हो गया, ठीक है। दिस मॉडल कुड नॉट सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय रदरफोर्ड हु वर्कड विद थॉमसन। तो रदरफोर्ड थॉमसन ने साथ मिलकर काम किया था, है ना। तो अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया है, जिससे एग्री नहीं हुआ रदरफोर्ड, है ना। तो रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, गीगर एंड मार्सडन, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो वर्क है गीगर और मार्सडन, तो रदरफोर्ड दो स्टूडेंट थे, उन्हीं का काम है, और रदरफोर्ड ने इसको अप्रूव किया था। तो इसके स्टूडेंट का जो काम था बेटा, उसमें क्या क्या लिया उसने, एक लेड चेम्बर लिया, दिख रहा हो बेटा यहाँ पर, है ना। ये लेड चेम्बर, लेड का बना हुआ एक बॉक्स है, ठीक है। लेड का क्यों लिया बेटा, लेड चेम्बर से क्रॉस करके साइड अल्फा पार्टिकल सेट नहीं निकलेगा, जहां पर ओपनिंग होगा वहीं से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इसलिए यहाँ पर लेड चेम्बर लिया गया। तो ये लेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सोर्स ऑफ, तो यहाँ क्या लिखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को इस तरह लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल। ये होता है क्या बेटा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसी को अल्फा पार्टिकल बोलोगे। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2He4, है ना। मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा, ये करके सुना होगा यहाँ पर। तो 2 प्रोटॉन होगा और 2 ही न्यूट्रॉन होगा, ठीक बेटा। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया है, तो क्या हुआ, 2He4, 2 ही तो न्यूट्रॉन होगा बेटा। सराउंडिंग में 2 न्यूट्रॉन होगा हीलियम के, दोनों इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया, तो क्या बचेगा, हीलियम न्यूक्लियस,
तो हीलियम न्यूक्लियस को तुम क्या बोलोगे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल emitted by radioactive substance were shown to be di-positive helium ion having a mass of 4 unit and 2 unit of positive charge। मतलब जो हीलियम, हीलियम के ऊपर क्या होगा बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरह से निकलेगा। ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। फिर इसके क्या किया बेटा? इसके आगे एक स्लिट लगा दिया। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर लेड प्लेट क्यों लगाई? लेड प्लेट इसलिए लगाया बेटा कि जो अल्फा पार्टिकल, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वहां से एक यूनिडायरेक्शनल में अल्फा पार्टिकल आगे मूव करे, ठीक है। तो ये जो लेड का चेंबर यहाँ पर है, ये वाला चेंबर, इसको क्रॉस करके इस साइड है ना, अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकल नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे लेड चेंबर लिया गया, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल उसको एक यूनिट डायरेक्शन में आगे बढ़ना, इस साइड बढ़ना है बेटा, है ना। तो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? अल्फा जो सोर्स अल्फा पार्टिकल वो हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल रेडिएट करेगा, ठीक है। तो इस साइड अगर जाएगा बड़े तो क्या करेगा? लेड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इस साइड वाले को लेड एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पर जाएगा तो लेड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये ओपनिंग है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आगे मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुमने एक लेड प्लेट लगा दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, समझ आ रहा है बेटा? तो इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल, अगर तुम इस तरह से जा रहे हो, अल्फा पार्टिकल या इस तरह से जा रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस होल से जो अल्फा पार्टिकल मूव करेगा वही आगे क्रॉस करके निकल पाएगा। इतना समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो एक लाइन के फॉर्म में आगे मूव करेगा, लीनियर डायरेक्शन में, है ना। तो अल्फा पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा। इसके आगे यहाँ पर एक गोल्ड का फाइल लिया गया, गोल्ड फाइल है। तुमने सिल्वर फाइल देखा होगा? सिल्वर एल्युमिनियम फाइल देखा है, रोटी लपेटने वाला? उसी टाइप का गोल्ड का फाइल होता है, बहुत ही थिन होता है, इसका जो थिकनेस है बहुत ही कम होता है, ठीक है। उससे उसको यहाँ पर उसने लगा दिया, ये है तुम्हारा गोल्ड फाइल। और उसके चारों तरफ उसने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया या फिर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया। तो फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड, फोटोग्राफिक प्लेट तुमने देखा नहीं होगा, है ना? देखा है तुम लोगों ने फोटोग्राफिक प्लेट? नो सर। नहीं देखा? नो सर। अभी जमाना चला गया फोटोग्राफिक प्लेट का, ठीक है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या होता है बेटा? कि इस तरह से स्क्रीन होगा, है ना, और उसके ऊपर ZnS का इस तरह से कोटिंग किया रहता है, ZnS का। तो अगर अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से कोलाइड करेगा तो वहां पर सिंटिलेशन होगा, चमकेगा, ठीक है। वहां पर तुम्हें लाइट दिखाई देगा, हाँ इस तरह से डॉट 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 टाइप का लाइट दिखाई दे रहा है। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन का इसका खासियत होती है। तो यहाँ से क्या होगा? जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, है ना, इस गोल्ड फाइल से कोलाइड करेगा। गोल्ड फाइल से कोलाइड करने के बाद स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, दिख रहा है बेटा? जो अल्फा पार्टिकल है इस गोल्ड फाइल से टकराकर स्कैटर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। जहां जहां पर मूव करेगा वहां वहां पर इस तरह से सिंटिलेशन तुम्हें दिखाई देगा, इस तरह से तुम्हें स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो मालूम चल जाएगा अल्फा पार्टिकल कहां पर मूव कर रहा है। तो ये था तुम्हारा सेटअप, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस तरह से था। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने कई बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, उसका फिल्म बनाया। फिल्म बनाने के बाद उसको बार बार देखना कि कहाँ पर क्या इसका कंक्लूजन है, ठीक है। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, है ना, कुछ देखा उसमें कि क्या हो रहा है। जो ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, उस ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकालेगा और उस कंक्लूजन से अपना एक मॉडल देगा। और उसको मॉडल क्या बोलेंगे? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो पहले आते हैं ऑब्जर्वेशन पर। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड स्ट्रिप विथ लिटिल और नो डिफ्लेक्शन। मतलब जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है इस गोल्ड फाइल को क्रॉस करके सामने यहाँ पर निकल कर यहाँ पर सिमुलेशन, मतलब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा है, मतलब कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहा है, मैक्सिमम, ठीक है, सीधे निकल जा रहा है। और बहुत कम पार्टिकल जो है इस तरह से स्मॉल एंगल बना रहे हैं। देखो बेटा, जो एंगल है वो स्मॉल एंगल है, थीटा एंगल, है ना, उस एंगल पर इस तरह से स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है। ये था ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड स्ट्रिप with no or little deflection, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? some alpha particle were deflected from their path and diverged। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास, देखो यहाँ पर लार्ज एंगल से यहाँ पर ये एंगल बनाकर इसे डाइवर्ज हो रहा है ना, यहाँ कुछ न कुछ डाइवर्जन दिखाई दे रहा है,
ठीक है, ये कुछ अल्फा पार्टिकल होगा। और आगे के देखो क्या लिखा, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड थ्रू द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर इस तरह से तुम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, इस साइड से अगर जा रहा है मतलब ये लेस देन 90 डिग्री है ना, यहाँ पे जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, और इससे बाद अगर एंगल बना रहा है, इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है ना, एब्ट्यूस एंगल है। तो बहुत कम ऐसा पार्टिकल ऐसा होगा बेटा जो एब्ट्यूस एंगल बनाकर इस तरह से डाइवर्ट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है ना, somewhere even scattered in the possible direction, opposite direction at an angle 180 डिग्री। कुछ बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हैं बेटा जो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस सोर्स की तरफ चले गए, जहाँ पर सोर्स रखा था वहां पर जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा जो पार्टिकल है बहुत ही कम है जिसका डेविएशन 180 डिग्री, मतलब कि पूरा इस तरह से गया तो वापस आ गया, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन था, 4 ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन पर उसने कुछ है यहाँ पर कंक्लूजन निकाला। तो पहले ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा बेटा, चारों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर तुम्हें उसने क्या देखा बेटा, एंगल देखा। लार्जली जो अल्फा पार्टिकल है विदाउट रिफ्लेक्शन यहाँ पर कोलाइड कर रहे थे, कुछ में स्मॉल डेविएशन हुआ, है ना। जितना एंगल बढ़ाते जा रहे हो अल्फा पार्टिकल कम होता चला गया, और यहाँ पर जो वापस अपने सोर्स तरफ जा रहा है बेटा वो बहुत कम है, 1 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। तो 10,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर डेविएट होगा, ठीक बेटा। आगे आ जाते हैं, आगे है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला, है ना। तो फर्स्ट कंक्लूजन, द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट through the metal foil indicates the most part of atom is empty। देखो यहाँ पर इसने क्या निकाला कि अगर इस तरह से हम लोग एटम अज्यूम कर ले, इस तरह से मेटल का एटम है ना, तो एटम का मैक्सिमम पार्ट स्पेस जो है क्या बेटा खाली है, कुछ नहीं है वहां पर, है ना। वहां से अल्फा पार्टिकल निकलकर अलग चला जा रहा है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, द फैक्ट दैट वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल indicates the presence of a heavy positively charged body, that is such large deflection to occur alpha particle must have some closure or collide with a massive oppositely charged body। देखो यहाँ पर जो प्लस चार्ज जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल बेटा अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्लस चार्ज है, तो मालूम है प्लस प्लस रिपल्सन होगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरा रिपेल करेगा, है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल है अगर इस न्यूक्लियस के पास आएगा तो वहां पे कुछ न कुछ डेविएशन होगा। देखो बेटा जो न्यूक्लियस से दूर था वो सीधे सीधे निकल गया, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहाँ ऊपर भी देखो सीधे सीधे यहाँ से निकल गया, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल बेटा जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर है वो सीधे निकल जा रहा है, जैसे तुम न्यूक्लियस के पास आ रहे हो वहां पर कुछ न कुछ डेविएशन, देखो ये वाला देखो पास आ गया, यहाँ पर ये वाला जो लाइन है न्यूक्लियस के पास है, यहाँ पर स्मॉल डेविएशन, ये न्यूक्लियस से और पास आ रहा है, यहाँ पर लार्ज डेविएशन। और ये देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, सोर्स की तरफ वापस जा रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस का जो मास है, टोटल मास एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, इसको अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके नहीं जा पा रहा है आगे, ठीक है। टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर है, ये इसका कंक्लूजन निकला बेटा। 3 कंक्लूजन है ना। द थर्ड कंक्लूजन क्या था बेटा, द फैक्ट दैट 1 आउट ऑफ 20,000, बेटा मैंने ऊपर 10,000 बोला था, 20,000 का। The fact that 1 in 20,000 have deflected at 180 degree backwards indicates that the volume occupied by this heavy positively charged body is very small in comparison to total volume of atom। तो ये 3 कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो तीनों ऑब्जर्वेशन, तीनों कंक्लूजन को नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। ले ले बेटा स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे है कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकाला, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो गया। जो कंक्लूजन इससे क्या निकाले यहाँ पर, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसने दिया यहाँ पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन, on the basis of above observation, all the positive charge and largely nearly the total mass of an atom is present in a very small region। ठीक है, and that core is called nucleus, मतलब एटम का जो टोटल मास है और जो चार्ज है बहुत ही स्मॉल पार्ट में होगा, और उसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियस बोलोगे। जो एटम है, एटम को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, है ना, मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा एटम में और एटम के बाहर का रीजन होगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और टोटल मास होगा न्यूक्लियस में। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 पावर -13 सेंटीमीटर, while the atom has the diameter of in the order of 10 पावर -8 एटम। मतलब न्यूक्लियस जो है बहुत ही स्मॉल होगा with respect to the size of atom। Most of space outside of nucleus is empty। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली जगह, कुछ नहीं है वहाँ पर, स्पेस है। फोर्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन इक्वल द नंबर ऑफ नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज revolve around the nucleus with fast speed like planets around the sun। इसके बाद बेटा जो तीन कंक्लूजन था इस पर रदरफोर्ड ने प्लेनेटरी मॉडल दिया। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा, है ना, इस तरह से रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। तो ये प्लेनेटरी मॉडल है, इस तरह सन होता है, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट इस तरह से घूमते रहते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहेगा। अकॉर्डिंग टू हिम एटम कंसिस्ट टू पार्ट्स, नंबर ए न्यूक्लियस एंड नंबर बी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो जो एटम है, एटम को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पहला क्या हो गया न्यूक्लियर, दूसरा क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर इसके बाद इसमें कुछ खामियां आएगा बेटा। हाँ बेटा बोलो। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड? ये इसने बोला, इसने अपना मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर तो होगा बेटा, क्योंकि जो एटम है वो तो न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन होगा, है ना, समझ आ रहा है बेटा। और फिर इसने क्या कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो स्पेस है वो तो वैकेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। उसने अपना मॉडल दिया इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस तरह से घूमता रहा होगा, एक जगह फिक्स पोजीशन पर नहीं होगा। और एक फिक्स जगह पर क्यों नहीं है, फिक्स पोजीशन पर क्यों नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला खामी यही है तुम्हारा, है ना। The exact position of electron from the nucleus are not mentioned। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, रिवॉल्व कर रहा, तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है ये मेंशन नहीं किया रदरफोर्ड। ठीक है, फिर क्या बेटा, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया उस समय मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ आ गया था। ठीक है, मैक्सवेल थे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक, when a charged body moves under the influence of attractive forces, it loses energy continuously in the form of electromagnetic radiation। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस तरह से लॉ आ गया था बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, कोई भी चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, अपना एनर्जी रेडिएट करेगा, इस तरह से एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इधर घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा तो अपना एनर्जी क्या होगा, रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन क्या था, एनर्जी रेडिएट किया, है ना, घूमते घूमते वापस क्या, बस स्पाइरल शेप में जाते जाते लास्ट में न्यूक्लियस के ऊपर गिर गया, है ना। Spiraling of an accelerating electron into the nucleus with a progressive loss of energy।
अगर एनर्जी लॉस होगा तो इस तरह से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम का जो कॉन्सेप्ट वो खत्म हो गया, मतलब एटम क्या हुआ, एटम अनस्टेबल है, जबकि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मालूम है जो एटम में स्टेबल होता है इस तरह से नष्ट नहीं हो सकता है एटम, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, मर्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो मतलब जो एटम डिस्ट्रॉय हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये ड्रॉबैक है। थर्ड ड्रॉबैक इसका यहाँ मैंने लिखा नहीं है। थर्ड ड्रॉबैक होता है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इट वाज फिगर्ड दैट द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस इन लेस देन 10⁻⁸ सेकंड, बट इट इज नोन दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो मालूम है इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, जैसा तरफ घूमता रहता है ना, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक था। फिर इसके बाद आते हैं बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक बेटा। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है सर हाँ सर जो डिस्चार्ज ट्यूब वाली थ्योरी है वो नहीं आएगी? डिस्चार्ज ट्यूब बेटा तो हिस्टोरिकल मॉडल में था। डिस्चार्ज ट्यूब वाला उन्होंने बता दिया था जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, है ना। यस सर। हाँ, तो उसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और वो सिलेबस में नहीं है, जो तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें नहीं है। मैंने सिलेबस दिखा था ओके सर। हाँ, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला वो एनसीईआरटी में तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं। आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन वहाँ से नहीं था, डायरेक्ट बोर्ड मॉडल से पूछता है, ठीक है। तो उसको देख लेना है। जब तो क्लास 9th में था तो दोबारा रिपीट करने कोई मतलब नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो अगर तुम लोग चाह रहे हो बताना तो बता दूंगा, बता दे रहे तुम लोग। अगर डाउट होगा तुम लोग खुद से पढ़ो, जब भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना किसमें प्रॉब्लम हो रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में, ठीक है। ओके सर। रदरफोर्ड में कोई डाउट? हाँ सर फर्स्ट चैप्टर में हम ओलियम वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे? ओलियम वाला है नहीं बेटा, बता दूंगा, बताते हैं ओलियम वाला, ठीक है। इसमें इसको यहाँ तक पढ़ लिया तुम लोगों ने, यहाँ तक पढ़ लिया तुम लोगों को। एक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में जो ओलियम वाला छूट गया था, मैंने लास्ट में बताया था ओलियम। कितना समझ आ गया बेटा रदरफोर्ड मॉडल? सर हाँ सर रदरफोर्ड मॉडल में एटम कौन सा लेता है? एक मिनट बेटा, आवाज धीमा आ रहा, थोड़ा सा बोलना, लाउडली बोलना। सर मेटल का एटम कौन सा मेटल है? मेटल का कौन सा मेटल का एटम है? कौन सा मेटल का एटम एटम? हाँ मतलब कौन सा एटम है? सर गोल्ड का था ना? इस मॉडल में अच्छा, कौन ऊपर सा यहाँ आइटम यूज पर। करा था? ओके, यहाँ पर ये गोल्ड बेटा, देखो गोल्ड फाइल लिखा हुआ है। गोल्ड क्यों लिया गया बेटा, ये भी इसका रीजन। देखो गोल्ड क्यों लिया गया, क्योंकि जो गोल्ड है गोल्ड स्टेबल, मालूम तुम्हें गोल्ड जो होता है ना, वो इनर्ट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा रीजन गोल्ड का हम लोग थिन, है ना, यहाँ पर इसका जो थिन फिल्म बना सकते हैं पीट पीट कर उसको, है ना। तो मालूम है जो गोल्ड है, गोल्ड का एक पतला सा फिल्म बना सकते हो, बाकी मेटल का पतला फिल्म नहीं बना सकते। दूसरा रीजन यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड में गोल्ड का तुम देखोगे, गोल्ड का जो न्यूक्लियस बेटा है ना, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होगा, अगर देखो गोल्ड तो हैवी मेटल है ना, तो न्यूक्लियस बड़ा सा होगा यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ में गोल्ड का साइज बहुत बड़ा होगा। अगर गोल्ड का साइज बड़ा है इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हें स्पेस मिलेगा एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो यहाँ पे जो कोलिजन का प्रोबेबिलिटी है, न्यूक्लियस के साथ जो कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर कोई साइज बड़ा, अगर हैवी साइज में कोई मेटल तुमने ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके कोलिजन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, इसलिए यहाँ पर गोल्ड लिया गया, ठीक है। सर तो इससे भारी भारी मेटल भी है उनको क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, लेकिन उसका रिएक्टिविटी कम नहीं होती है, वो रिएक्टिव भी होता है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड लिया गया। ओके ओके, तो और कोई डाउट नहीं है इसमें? तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ रदरफोर्ड मॉडल पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एक बार तुम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम देख कर आना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक बेटा, तो आते हैं परसेंटेज ऑफ ओलियम।
परसेंटेज ऑफ फ्री ओलियम। देखो बेटा क्या होता है, ओलियम ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज H2SO7। जो ओलियम होता है बेटा, ठीक है, ओलियम क्या होता है, H2SO4। ये क्या होता है बेटा H2SO4? तो क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिक्स कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ओलियम, ठीक है। तो अब ओलियम में हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर कितना बेटा, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ पर, 2 सल्फर है, H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना बेटा, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 7। तो ओलियम का फार्मूला क्या हो जाएगा, H2H2O7, ठीक है, ये हो जाएगा ओलियम। इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं बेटा, कि जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है ओलियम को, ठीक है। ओलियम में SO3 गैस है, जो SO3 गैस है यहाँ से फ्यूम के फॉर्म में निकलता रहता है, यहाँ से इवेपोरेट होता रहेगा और तुम्हें इस तरह से कलर्ड फ्यूम दिखाई देगा, ब्राउन कलर का फ्यूम दिखाई देता है ओलियम से निकलता हुआ, है ना, इसलिए इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो ओलियम में अगर हम लोग वाटर ऐड कर दे, वाटर H2, ठीक है, तो वाटर ऐड करने पर क्या होगा, जो H2SO4 है, H2SO4 वाटर से तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ओलियम में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है बेटा, है ना, यस, ठीक है। तो जो वाटर है, वाटर सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर वाटर से कोई रिएक्शन नहीं है, इसको रिएक्ट कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड से इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो क्या बना लेगा बेटा। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, इसको ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 3 + 1 4 ऑक्सीजन। मतलब अल्टीमेटली बन क्या रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर ओलियम में तुमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने पर ओलियम क्या बनाएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ओलियम में जो SO3 है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2SO4 पहले से भी था, मतलब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। अब अगर ओलियम दिया गया है, अगर कोई ओलियम दिया गया है ना, मतलब एक बॉटल इस तरह से दिया गया है, कंटेनर, और इसमें क्या है, ओलियम, इसमें ओलियम दिया गया है। अब इसमें पूछिएगा कि कितने परसेंट ओलियम है, कि कितने परसेंट फ्री SO3, या फिर यहाँ पर कितना फ्री SO3 है, फ्री SO3, जो SO3 है ना, यहाँ पर H2SO4 + SO3, तो कितना SO3 ओलियम में इन्वॉल्व है ना, ये पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो जो ओलियम है, यहाँ नीचे लिखा गया है, X% लेबल्ड ओलियम रिप्रेजेंट्स दैट X - 100 ग्राम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ ओलियम टू कन्वर्ट all the free SO3 in H2SO4। समझ में आ रहा है बेटा, मतलब जिस तरह से H2O2 में भी लेबलिंग किया गया है, उस तरह से ओलियम में भी लेबलिंग किया रहेगा, इस तरह से परसेंट के फॉर्म में, X%, Y%। तो अगर X% लेबल्ड ओलियम है तो कितना उसमें वाटर डालोगे बेटा, है ना, X% लेबल्ड ओलियम रिप्रेजेंट दैट X - 100 gram of water should be added to 100 gram of oleum to convert all SO3 into H2SO4। समझ आ रहा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ आ रहा है बेटा। चलो, अगर मान लो इस तरह से लेबल्ड ओलियम जो बॉटल है, उस पर दिया गया है 18%, है ना, जो स्टिकर है, स्टिकर पे लिखा है बेटा 18%। इसका मतलब कितना इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, वाटर एडेड इज इक्वल टू 100 - 18 ग्राम, है ना। जब ऊपर कितना दिया गया है, X - 100, सॉरी, यहाँ पर अगर एक जो लेबलिंग किया तो 118 दिया गया है, ठीक है। तो वाटर कितना ऐड करोगे,
x माइनस 18 ग्राम। यस हाँ, तो यहाँ पर जो वाटर ऐड होगा वो होगा x माइनस 18। तो वाटर इज इक्वल टू जो लेवल्ड वॉल्यूम है x माइनस 100 है ना, तो कितना ऐड करोगे, वाटर एडेड इज इक्वल टू 1118 माइनस 100, तो वाटर एडेड इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, इस तरह से देखोगे, इसका मतलब ये हुआ है ना। कितने में ऐड करो बेटा, एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 इन H2SO4। ठीक है, सर एक बार बता दो। फिर से देख लो बेटा, दोबारा देख लो। लेवल्ड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर लेवलिंग किया गया x का मतलब क्या है बेटा, कितना वाटर ऐड करोगे, देखो वॉल्यूम क्या होगा, कितना वाटर ऐड करोगे, पहले तुम्हें निकालना होगा, वाटर एडेड निकालना होगा। ठीक है, वाटर एडेड। पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ SO3, मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, SO3 कितने मोल्स को निकालना होगा तुम्हें। तो अगर लेवलिंग किया गया x, तो कितना वाटर ऐड करोगे यहाँ पर, x माइनस 100। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो H2 यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बॉटल पे लेवलिंग किया जाएगा बेटा, x% वॉल्यूम वह है ना, यहाँ पर 100% वॉल्यूम, या फिर लिखा रहेगा 136% वॉल्यूम, तो लिखा रहेगा लेवलिंग किया रहेगा। इसका मतलब उसमें कितना वाटर डालना पड़ेगा डाइल्यूट करने के लिए, x माइनस 100 ग्राम वाटर। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है बेटा, वाटर एडेड कितना होगा, तुम्हारा जो डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, x% ऑफ leveled volume means x minus 100 gram of water should be added to 100 gram of volume। ठीक है, तो इतना वाटर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, कितने में ऐड करना पड़ेगा बेटा, 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम, 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो 100 ग्राम वॉल्यूम में कितना वाटर ऐड करोगे, x माइनस 100 ग्राम। मोल्स ऑफ SO3 तुम्हें निकालना होगा, तो मोल्स ऑफ SO3 कितना होगा, मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि जो H2O है, देखो इस रिएक्शन में, यहाँ पे जो तुमने रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में वाटर केवल SO3 से निकल रहा है, क्रिएट कर रहा है ना। इट मींस मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3। यस तो अगर तुम्हें मोल्स ऑफ SO3 निकालना है, तुम्हें क्या निकालना होगा, मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, सर इन मोल्स दोनों के ऑफ, मोल्स इक्वल कैसे हुए? क्योंकि आप देखो रिएक्शन में SO3 प्लस वाटर गिव्स H2SO4। वॉल्यूम में वाटर केवल SO3 से रिएक्ट करेगा, H2SO4 से क्या वाटर रिएक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, है ना। इट मींस मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर सिंस SO3 plus H2O gives H2SO4। तो वॉल्यूम में केवल SO3 वाटर सर से अगर करेगा। हम इसको बैलेंस करेंगे तो दोनों के मोल्स इक्वल आएंगे। हाँ, बैलेंस करके देखो, बैलेंस ही है, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, देखो बैलेंस है पूरा। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर। हाँ, तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसा होगा बेटा, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स मास ऑफ वाटर कितना तुमने निकाला, x माइनस 100 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, 18। तो मोल्स ऑफ SO3 आ जाएगा, सो मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू x माइनस 100 डिवाइड बाय 18, है ना। समझ में आ रहा है ये कैसे निकाला मैंने, मोल्स ऑफ SO3। यस यही ऊपर यहाँ पर दिया है, मोल्स ऑफ फ्री SO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, दैट इज इक्वल टू x माइनस 100 डिवाइड बाय 18। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर इतना सफिशिएंट है। हो गया बेटा, सर अगर Yes. 100 से हुआ वो तो 100 से कम नहीं दिया रहता है ना। जो परसेंटेज है वो 100 से ज्यादा ही दिया रहेगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना बेटा, नेगेटिव होता नहीं कुछ। तो
कल तुम लोग को पढ़ कर आओगे बेटा, जो मैंने बताया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ कर आओगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया जाएगा और बोर्स मॉडल, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बोर्स मॉडल को थोड़ा देख कर आओगे। एनसीईआरटी जो बुक तुम्हारा है बेटा, एनसीईआरटी को ही पढ़ कर आना है तुम्हें, एनसीईआरटी, ओके सर। ठीक है। ओके बेटा, गुड नाइट। ओके सर, बाय। गुड नाइट सर।